Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, Science for Everyone. Hope you all are doing well in your life. Today we'll discuss that how to read and visualize microarray expression data. As you know that I have started a video series related to microarray technology, and I have started from the very beginning, and I'm following all the steps in a very sequential manner. Just a brief introduction. Microarray analysis in the part first, I have discussed the course introduction that what we will follow in this course. And then I followed the introduction of an experimental design of microarray technology. It was preceded by downloading and understanding microarray data sets. After that, I have started R programming because we will use R programming tool to process the data that have derived from the experiment. And I have shown you that how to install and use R package. So these all are in a very sequential manner. So I recommend if you want to learn microarray technology and how to process the data, so you should start it from the very beginning. तो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि अंडरस्टैंडिंग एक्सप्रेशन फाइल्स जो एक्सप्रेशंस हमारे साथ आती है, डिफरेंट वैल्यूज आती है, उसकी हम थोड़ा सा देखेंगे कि वो फाइल किस तरह नजर आता है. आई विल आल्सो शो यू दैट व्हाट इज एसडीआरएफ फाइल. I have also given a brief introduction about SDRF file in the part 3 of this video series, I think so. लेकिन इधर जो है मैं काफी डिटेल से बात करूंगा इस एक्सप्रेशन फाइल और SDRF फाइल के बारे में. एक्सप्रेशन सेट्स क्या होती है ये मैं आपको सिखाऊंगा और लाइव दिखाऊंगा भी, ठीक है. ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम माइक्रोवेव डेटा को डील करना शुरू करेंगे यूजिंग आर, तो ये सारी चीजें जब आपको नजर आ रही होंगी तो आपको मजा भी आएगा और समझ भी आएगा, ठीक है. उसके बाद हम आर की तरफ जाएंगे एंड वी विल जस्ट यूज सम स्मॉल स्मॉल कोड्स टू रीड द एक्सप्रेशन फाइल्स, ठीक है. जो एक्सप्रेशन फाइल्स आई है उसको हम रीड करेंगे यूजिंग आर स्टूडियो, और छोटी छोटी कोड्स होंगी और मैंने पहले से लिखी हुई है. मैं सिर्फ उस कोड्स को जो है ना यूज करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और आपके सामने जो है रियल टाइम में उसको जो है ना रन करूंगा, करवाऊंगा, ठीक है. तो आपने बिल्कुल ध्यान के साथ जो है ना ये वीडियो देखनी है. आफ्टर दैट जब हमारी एक्सप्रेशन फाइल्स रीड हो जाएंगी तो आई विल देन विजुअलाइज द डेटा, ठीक है. क्योंकि रीड होने के बाद हमें पता चलना चाहिए कि हमारा डेटा असल में कैसा है, ठीक है. तो बॉक्स प्लॉट के थ्रू और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस प्लॉट के थ्रू जो है ना मैं आपको दिखाऊंगा, और लास्ट में मैं इंटरप्रेट भी करूंगा कि इस प्लॉट का मतलब क्या है, हमारा डेटा जो है ना किस कैटेगरी का है, ठीक है. तो ये सारी ऑब्जेक्टिव्स हैं मेरी इस वीडियो में, तो लास्ट तक देखिए ये वीडियो, क्योंकि इसके बाद जो पार्ट आएगा तो वो इसके साथ लिंक होगा. जिस तरह पहले के पार्ट्स इस वीडियो के साथ लिंक है, तो आने वाला पार्ट इसके साथ बहुत ज्यादा लिंक होगा, क्योंकि आने वाले कोर्स जब मैं एक्सप्लेन करूंगा, रन करवाऊंगा, तो पहले से ये कोर्स जो है ना आपको आने चाहिए कि पहले क्या हुआ था, ठीक है. तो चलते हैं एक्सप्रेशन फाइल्स की तरफ. एक्सप्रेशन फाइल्स जानने से पहले आपको जानना जरूरी है कि ये तो मैंने एक्सप्लेन किया भी था पिछली वीडियोस में, लेकिन माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी से जब हम जो चिप हमारे पास आती है और जब डेटा एनालाइज जो है ना प्रोब से के साथ डीएनए मिलता है, ठीक है, और जो है ना जो लुमिनेंस लाइट प्रोड्यूस करता है फ्लोरेसेंस, तो हमारे साथ इस तरह के इमेजेस आती है. लेकिन कंप्यूटर स्कैनर जो है उसको जो है ना नंबर्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है. तो ये वो नंबर्स है, ठीक है. इसको जो है ना बेसिकली एक्सप्रेशन फाइल्स कहते हैं, ठीक है. एक्सप्रेशन फाइल्स हर एक सैंपल का अपना एक्सप्रेशन फाइल होगा, क्योंकि हर सैंपल हम एक ही चिप पे रन करवाएंगे, ठीक है. तो हर एक लाइट की अपनी इंटेंसिटी होती है, पिक्सल वैल्यूज होती है, ठीक है, और उस पिक्सल वैल्यूज को इस तरह के टेबल्स में हमें नजर आते हैं, ठीक है. बेसिकली अगर मैं आपको थोड़े से जितनी ज्यादा आपकी सैंपल्स होंगी उतनी ज्यादा आपकी फाइल्स होगी. अगर मैं दिखा दूं, मैं ये डेटा सेट ले रहा हूँ, ठीक है. अब इस डेटा सेट में जो डॉट सेल फाइल है वो एक सैंपल की एक्सप्रेशन वैल्यूज है, ठीक है. अब एक सैंपल की, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल है और हमने उसको यूज किया, ठीक है, और उससे हमारे पास इस तरह की इमेजेस आ गई, ठीक है. तो हर हर स्पॉट की अपनी एक इंटेंसिटी होगी, अपनी एक वैल्यू होगी, और हर स्पॉट में एक स्पेसिफिक जीन होगा, ठीक है. सिंपल सी बात है. तो हर प्रोब का अपना एक आईडी होगा और एक आईडी एक जीन को रिप्रेजेंट करेगा, और उस जीन की इंटेंसिटी जो है ना बेसिकली वो एक नंबर होगा, ठीक है. तो ये हमेशा याद रखें. अब ये देखिए, अगर मैं आपको ये जो नेट से मैंने लिया है, अब ये नेम और डिस्क्रिप्शन जो है ये उस प्रोब जो प्रोब हमने यूज किया था, ठीक है, उसकी उसका एक नंबर है, ठीक है. उसके बाद ये जो ऊपर आ रहे हैं, तो बेसिकली ये जो है ना एक सैंपल है. बेसिकली इसको तो इकट्ठा किया है, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3. तो सैंपल 1 में एक्सपोर्ट की जो इंटेंसिटी वैल्यू है, जो पिक्सल वैल्यू है, वो इधर जो है ना इसने लिखी है, ठीक है. इस कर्सर को देखें, तो इस तरह हमारे पास जो है ना हर एक फाइल का इस तरह की एक वैल्यू होगी, इस तरह की जो है ना एक एक कॉलम होगा, और जब हम उसको कंबाइन करेंगे, ठीक है, तो फिर वो एक एक्सप्रेशन सेट बन जाती है, जो मैं आने वाले कुछ मिनट्स में आपको जो है ना सिखाऊंगा, ठीक है. तो ये एक हर एक सैंपल का एक सेल फाइल होता है, और इस सेल फाइल के अंदर जो है ना एक्सप्रेशन वैल्यूज होती है, ठीक है. तो अगर आपसे किसी ने कोई पूछे ना कि मेरे पास 10 सैंपल्स हैं, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि आपकी जो है ना आपके पास सिंपली 10 एक्सप्रेशन फाइल्स है, ठीक है. तो ये हमेशा याद रखें. अच्छा, एसडीआरएफ फाइल बेसिकली एसडीआरएफ फाइल को मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया भी था, ठीक है. स्ट्रक्चर डेटा रिलेशन फॉर्मेट इस फाइल को कहते हैं, ठीक है. अगर मैं इसको थोड़ा सा खोल लूँ, ठीक है, ये एसडीआरएफ फाइल हमारे पास इस तरह नजर आता है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर एसडीआरएफ फाइल नहीं है तो एक्सप्रेशन फाइल्स की कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है. जितना इन्फॉर्मेशन एक्सप्रेशन फाइल्स की होती है, ठीक है, जो पूरा एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है वो एसडीआरएफ फाइल में जो है ना मौजूद होता है, ठीक है. तो एसडीआरएफ फाइल को यूज करके हम अपने एक्सप्रेशन फाइल्स को रीड करते हैं, ठीक है. तो ये सोर्स नेम्स है, करेक्टरिस्टिक किधर से लिया है, ठीक है, ह्यूमन सेपियंस है. जो जो सैंपल हमने यूज किया था वो ब्लड सैंपल है, और हमारे पास जो है ना कंट्रोल भी है, और कोलोरेक्टल कैंसर की के पेशेंट्स भी है, ठीक है. तो ये सैंपल्स की बात हो रही है, ठीक है.
उसके बाद हम अगर कैरेक्टरिस्टिक डिजीज पे चले तो सिंपल सी बात है, नॉर्मल पेशेंट्स थी, नॉर्मल इंडिविजुअल्स थे और कोलोरेक्टल कैंसर के इंडिविजुअल्स थे। तो अगर हम इसे देखो तो हमारे पास 60 रोज है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 60 एक्सप्रेशन सेट्स थी, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक सैम्पलिंग पॉइंट के बारे में कुछ बताया, लेकिन हमारा थोड़ा-सा इसका यूज़ नहीं है, ठीक है। प्रोटोकॉल के बारे में एक्सट्रैक्ट नेम, मटेरियल टाइप, तो सारा फिनोटाइपिक डेटा और एक्सप्रेशन डेटा, बेसिकली ये हमारा पूरा फिनोटाइपिक डेटा है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट के बारे में जो कुछ भी है, इंडिविजुअल्स के बारे में, प्रोब्स के बारे में, ये सब कुछ इसको फिनोटाइपिक डेटा कहते हैं, ठीक है। तो ये एसडीआरएफ फाइल में मौजूद होता है, ठीक है। और जो एक्सप्रेशन डेटा है वो सेल फाइल्स में मौजूद होता है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें, एक्सप्रेशन फाइल्स डॉट सेल फाइल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और फिनोटाइपिक डेटा जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो एसडीआरएफ फाइल में मौजूद होती है, ठीक है। तो आने वाले को जो है ना कुछ मिनट्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको जो है ना एक्सप्रेशन सेट में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक सो आपको ये 2 फाइल्स की समझ आ गई है, ठीक है। अब हम अंडरस्टैंडिंग कांसेप्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन सेट, मेरा ये मानना है कि एक्सप्रेशन सेट को मैं कोड रन करने के बाद दिखाऊँगा कि वो किस तरह नज़र आता है, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन फाइल्स और एसडीआरएफ फाइल को जब हम इकट्ठा कर ले तो उसको एक एक्सप्रेशन सेट कहते हैं, ठीक है। वो नज़र किस तरह आता है वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा कोड रन करने के बाद। तो बस ये पॉइंट्स याद रखें। अब हम कोड रन करेंगे, कोड में हम क्या करेंगे, हम जो जितने भी ये सेल फाइल्स हैं उसको रीड करेंगे, उसके अंदर जितने भी ये एक्सप्रेशन वैल्यूज़ हैं हम उसको इकट्ठा करेंगे, जिस तरह इधर मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, कि इसको इकट्ठा करना चाहिए, ठीक है। इकट्ठा करेंगे तो बात बनेगी और जो है हम एक-दूसरे के साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इकट्ठा करने के लिए पहले इसको रीड करना पड़ेगा, तो जब हम रीड करेंगे उसके बाद एक टेबल आएगा, उसको फिर एक्सप्रेशन सेट कहेंगे और उस एक्सप्रेशन सेट को मैं आपको फिर रियल टाइम में भी दिखाऊँगा, ठीक है। तो ये हमारा आर स्टूडियो है, बेसिक्स मैंने आपको समझाई भी थी। और सेट वर्किंग डायरेक्टरी, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी किस तरह सेट करनी है और जो है ना फाइल पाथ किस तरह सेट करना है वो मैंने आपको सब सिखाया था इंट्रोडक्शन टू आर में। तो आप उसको देख लें, क्योंकि इधर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सिर्फ इस कोड को रन करूँगा, ठीक है। तो बेसिकली हमारे फाइल जो है ना वो इधर मौजूद है, इसी पाथ पे मौजूद है, ठीक है। इसी पाथ पे मौजूद है, तो हम इस पाथ को यूज़ करेंगे और हम अपनी डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। तो ये वाला डेटा है, इसको रीड करेंगे। ओके। ये कौन क्रॉस साइंस इसके सामने इसलिए है क्योंकि ये वन ड्राइव में अपलोड अभी नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको थोड़ा-सा आप जो है ना इग्नोर करें। आफ्टर दैट ये आर है, हम सेट वर्किंग डायरेक्टरी करेंगे, जिस डायरेक्टरी में हम काम करना चाहते हैं हम उसको ही करेंगे, ठीक है। और तो हमारे लिए फिर आसानी होगी। इसको मैंने ऐसे ही चला दिया, लेकिन इसका मतलब क्या है ये मैंने पहले भी आपको समझाया था, ठीक है। अब एसडीआरएफ फाइल की लोकेशन ये भी मैंने आपको जो है ना सिखाई थी, इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब एसडीआरएफ फाइल को हम रीड करेंगे, ठीक है। तो रीड करने के लिए हम ये कोड चलाएँगे। इस कोड का क्या मतलब है ये जो है ना मैंने आपको बताया भी था। तो जो फाइल हमारे साथ इस तरह नज़र आता है, हमने इसको आर में जो है ना अपलोड कर लिया, ठीक है। हमने इसको आर में अपलोड किया, तो अगर हम इसको इस तरह देख लें, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह नज़र आ जाएगा। ये भी ये सारा सोर्स नेम, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली इसको हम आर में अपलोड करने के लिए ये छोटा-सा एसडीआरएफ रीड डॉट डिलिमिटेड एसडीआरएफ लोकेशन हमने देनी होती है, ठीक है। अब इस तरह है ना कि रो डॉट नेम्स एसडीआरएफ ये एक छोटा-सा कोड है, अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो पहले ये इस तरह होता है ना कि एसडीआरएफ फाइल में एक स्पेसिफिक कॉलम होती है, इसका नाम है अरे डॉट डेटा डॉट फाइल, ठीक है। अरे डॉट डेटा डॉट फाइल अगर हम इसको इधर थोड़ा ढूँढे, ठीक है, तो ये वाला ये फाइल है, ये कॉलम है, ठीक है। अब इस कॉलम को देखिए, इस कॉलम में सेल फाइल्स की इन्फॉर्मेशन मौजूद है, ठीक है। अब एक सेल फाइल के बेसिकली जो मैंने आपको सेल फाइल के बारे में बताया था, तो इस पहले कॉलम का मतलब ये है कि ये सोर्स नेम है कंट्रोल एएफ1, ये होमो सेपियन से है, इसकी सैंपल जो हमने ली थी वो ब्लडी, ये पूरा का पूरा एक एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसमें हमने जो सैंपल यूज़ किया था, जो किस बंदे से लिया था, आरएनए था, डीएनए था, प्रोटोकॉल टाइप, एक्सट्रैक्ट लेवल, ये सब कुछ जो है ना इस सैंपल के बारे में इन्फॉर्मेशन है, तो ये एक फिनोटाइपिक है। और उस फाइल का नाम जब हम एक्सप्रेशन वैल्यूज़ हमारे साथ आ गई थी, ठीक है, तो वो डॉट सेल फाइल में मौजूद है, ठीक है। तो ये बाकी उस सैंपल की फिनोटाइपिक डेटा थी और बेसिकली जो एक्सप्रेशन वैल्यूज़ है वो इधर मौजूद है, ठीक है। अगर मैं इस फाइल को आपके सामने इधर दिखा दूँ, तो ये वाला फाइल है, अगर इस नाम से ये फाइल इधर मौजूद होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये सेल फाइल है और उसके बाद और जो है ना फिनोटाइपिक इन्फॉर्मेशन ये मौजूद है। तो हम इस कोड में कहना चाह रहे हैं, ठीक है, कि एसडीआरएफ, अब हम एसडीआरएफ फाइल के साथ ही थोड़ा-सा खेलेंगे और एसडीआरएफ फाइल को जो है ना एज़ इट इज़ रख के इसमें एक्सप्रेशन वैल्यूज़ अंदर डालेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन सेट भी बनानी है, ठीक है। एक्सप्रेशन सेट की जो ब्लूप्रिंट है वो मैं आपको अभी दिखाऊँगा। तो सिंपल सी बात है, अब हमने क्या करना है, इस 1 2 3 को खत्म करके इस एरे डॉट डेटा डॉट फाइल की जो कॉलम है उसको इधर लानी है, ताकि हमारे साथ आसानी हो उसको जो है ना प्रोसेस करने में, ठीक है। तो सिंपल हमने रो नेम्स की एक फंक्शन एसडीआरएफ, ये वाला अरे डॉट डेटा डॉट फाइल हम कहते हैं कि इसको पहले वाले कॉलम में ले आओ, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, ये हो गया। अब हम अगर आपको एसडीआरएफ फाइल दिखा दें तो इस तरह नजर आएगा, ठीक है। ये देखें, 1 2 3 खत्म हो गया और जो अरे डॉट डेटा डॉट फाइल की कॉलम है वो उधर भी एज इट इज रह गई और हमने कॉलम के नेम्स को, रो के नेम्स को 1 2 3 के बजाय ये दे दिए ताकि हमें आसानी से नजर आ जाए, ठीक है।
अब हमने क्या करना है, हमने एसडीआरएफ फाइल को एनोटेटेड डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब हमने ये क्यों किया, एनोटेटेड डेटा फ्रेम बेसिकली जब हम एक्सप्रेशन सेट बनाते हैं, ठीक है, तो पहले हमने एसडीआरएफ फाइल को एनोटेटेड डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना है ताकि हमें ये इस तरह का नजर आ जाए, ठीक है। क्योंकि आर जो है ना वो अभी इसको पूरा का पूरा जब हम एक्सप्रेशन सेट बनाएंगे तो उसमें मिलियंस ऑफ रोज और कॉलम्स होंगे, ठीक है। तो उसको फिर हम वो आर जो है ना वो इस तरह दिखाता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वही है, उसमें 22 रोज है, 1 कॉलम्स है वर्ब मेटा डेटा में, और जो डेटा है उसमें 60 रोज है और 22 कॉलम्स है, तो वही है, लेकिन उसको इस तरह फॉर्म में कन्वर्ट किया है, ठीक है। उसके बाद बेसिकली ये छोटा सा प्रिपरेशन था। अब सेल्फ फाइल्स को रीड किस तरह करना है, उसके लिए एक ओलिगो पैकेज है। पैकेज के बारे में मैंने बताया था, बेसिकली मैंने पहले से ही ओलिगो को लोड कर दिया था, ठीक है। तो ये एक छोटा सा कोड है। हम अपनी पूरी की पूरी एनालिसिस जो है ना वो एक रो डेटा के नाम से सेव कर रहे हैं, ठीक है। और ओलिगो को कह रहे हैं कि जो जितने भी सेल्फ फाइल्स है उसको रीड करो, और ये बेसिकली ये एक फंक्शन है ओलिगो का, ठीक है। ओलिगो पैकेज का एक फंक्शन है जिसको कहते हैं रीड डॉट सेल्फ फाइल। उसके बाद हम कहते हैं कि फाइल नेम जो है ना वो फाइल डॉट पाथ में मौजूद है, ठीक है। और फाइल डॉट पाथ अगर हम ऊपर देखें तो पहले से ही फाइल डॉट पाथ बेसिकली एक फंक्शन है। और हम कह रहे हैं कि रो डेटा डायरेक्टरी बेसिकली हमने पहले से ही सेट कर दी थी, ठीक है। बेसिकली ये वाला हमारे पास ये रो डॉट डेटा डॉट डायरेक्टरी, जब हम जिस डायरेक्टरी में हम जो है ना काम कर रहे हैं, ठीक है। हम उसको कह रहे हैं कि एसडीआरएफ फाइल में जो अरे डॉट डेटा डॉट फाइल की जो कॉलम थी बेसिकली जो हमने अभी सेट किया था, उसमें सेल फाइल्स की वो इन्फॉर्मेशन थी, उसको उस मुताबिक के साथ रीड करो। सिंपल सी बात है, बहुत बड़ा लॉजिक इसमें नहीं है। ये इस कोड का मतलब ये है कि बेसिकली ये सेल फाइल्स है, उसको जो है ना इस तरीके के साथ रीड करो। बेसिकली इसको इस तरीके के साथ रीड करो, ठीक है। कि हमारे पास ये अरे डॉट डेटा डॉट फाइल की एक कॉलम है। अब ये वाला पहले इसको कंसिडर करो, और जो है ना इसको कंसिडर करके इसकी फाइल को रीड करो, ठीक है। और सिंपल सी बात है, फिर इसकी रीड करो, फिर इसकी रीड करो, फिर इसकी रीडिंग करो, ठीक है। इकट्ठा जो है ना रीडिंग करो। और हमने जो उसको पाथ दिया है, सारा पाथ भी उसको दे दिया है कि ये इधर पड़ा है, ठीक है। फाइल डॉट पाथ में रो डेटा डायरेक्टरी में ये फाइल इधर पड़ी है, ठीक है। और सिंपल सी बात है, वर्बोस का मतलब है फॉल्स, ठीक है। कि पूछ पूछ के करूँ या डायरेक्टली मैं करूँ, ठीक है। तो पूछ पूछ के मतलब ये है ना कि पहले अगर एक्सेल फाइल को रीड किया, ठीक है, तो दोबारा मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि दूसरा रीड करूँ या रीड ना करूँ, ठीक है। तो आप कहते हैं कि नहीं, सारा कुछ इकट्ठा ही रीड कर लो, ठीक है। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला रीड करो। और फिर बताते हैं ना कि फिनो डेटा इज इक्वल टू एसडीआरएफ, और एसडीआरएफ फाइल में जितना भी फिनोटाइपिक डेटा है उसको भी एज 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 इट इज एक्सप्रेशन सेट में जो है ना स्टोर करो। तो अब सिंपल सी बात है, ये देखिए एक्सप्रेशन सेट, ये एक एक्सप्रेशन सेट है। अब ये देखें, ये सारे जो है ना उस ये सेल फाइल्स की इंफॉर्मेशन है, कंट्रोल ए एफ वन, ठीक है। ये सारे कंट्रोल सेल फाइल्स की वो इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये देखें, ये सेल एक सेल फाइल की पूरी एक्सप्रेशन वैल्यूज है, ठीक है। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन वैल्यूज है, और ये वो प्रोवाइड है, ठीक है। और हमने फिनोटाइपिक डेटा जो है ना नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, ये एक फिनोटाइपिक डेटा है, ठीक है। बेसिकली ये एक्सप्रेशन सेट तो थोड़ा सा जो है ना प्री प्रोसेस हुआ है, लेकिन बेसिकली एक्सप्रेशन सेट यही ऐसे ही नजर आता है, ठीक है। इसमें फिनोटाइपिक डेटा होता है, इसमें जो है ना सेल फाइल्स की इन्फॉर्मेशन होती है। ये जितना भी आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन वैल्यूज है, ठीक है। और ये एक्सेल फाइल की एक्सप्रेशन वैल्यूज है, ये देखिए, ठीक है। ये 30,000 प्लस है। बेसिकली जब ये पहले रीड होता है तो वो जो है ना ये बहुत ज्यादा होता है, ये बेसिकली प्री प्रोसेस हुआ है, ठीक है। और ये बेसिकली कंट्रोल, ये भी फिनोटाइपिक इन्फॉर्मेशन है। जो सोर्स नेम आपको मैंने एसडीआरएफ फाइल में दिखाया था ये वही है, ठीक है। ये सोर्स नेम बेसिकली वही है। तो मैं फिर बता रहा हूँ, एक्सप्रेशन सेट हमें हमारे साथ अब आ गया, ठीक है। एक्सप्रेशन सेट क्या है, एक्सप्रेशन सेट बेसिकली एक कम्बिनेशन है फिनोटाइपिक डेटा का और फीचर डेटा का। फीचर डेटा हमारे पास क्या है, जो प्रोब आईडीज है वो फीचर डेटा है, ठीक है। जो एक्सप्रेशन है वो हमारे पास एक्सप्रेशन वैल्यूज है। और फिनोटाइपिक डेटा हमारे पास नॉर्मल और कोलोरेक्टर कैंसर की और जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो सारा है। तो अगर हम इसको एक ही टेबल में एक ही फाइल में ले आए, ठीक है, तो इसको एक्सप्रेशन सेट कहते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस छोटे से कोड की वजह से हमारे पास जो है ना सारा कुछ इकट्ठा आ गया और सारे फाइल जो है ना वो रीड हो गए। बेसिकली आपके पास जितने भी जैसे भी सेल फाइल्स हो इसी एक कोड की वजह से रन होंगे। जो भी आपका एक्सपेरिमेंट हो, जिस तरह का डेटा आपने लिया हो, ठीक है, इसी कोड से ही वो रन होगा। अगर आपने सही फाइल नेम और अरे डॉट डेटा डॉट फाइल ये सब कुछ सही हो, ठीक है, तो ये रन होगा। ये बेसिक कोड है, ये यूनिवर्सल कोड है, ठीक है। और भी इस तरह के कोड्स होंगे लेकिन जो है ना ये बहुत ज्यादा सिंपल है, एक ऑथेंटिक सोर्स से ये मैंने लिया है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, इसको पूरा का पूरा चलाते हैं, ठीक है। तो जब चलाएंगे, ठीक है, तो अब ये सेल फाइल्स रीड कर रहा है और डेटा फाइल में जो है ना इसको सेव कर रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन सेट बना रहा है, ठीक है। स्टॉप इफ नॉट वैलिड ऑब्जेक्ट रो, ठीक है। ये कहता है कि जिस तरह और बॉस का मैंने कहा था, इस तरह ये भी कहता है कि स्टॉप, अगर जिधर भी मसला आ गया आपको तो उधर ही रुक जाना है, ठीक है, आगे नहीं जाना। ये छोटा सा इस आर को जो है ना हमने बता दिया। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि बेसिकली हमारा जो है ना सेल फाइल्स में है वो मिलियंस ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यूज होती है, और एक ही सेल फाइल में, और हम एक ही टाइम पे 60 सेल फाइल्स को जो है ना प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये आर जो है ना ये साइन हमें बिजी का साइन है कि हमारे पास अब आर जो है ना वो बिजी है, ठीक है। तो अगर आपकी एक आर स्टक हो जाती है, ठीक है, तो आप इसको इंटरप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी जो सेल फाइल्स है वो रीड हो गई है, ठीक है, और रो डेटा की एक एनोटेटेड डेटा फ्रेम में आ गई है, ठीक है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा समझे तो देखिए हमारे पास 10 100,000 10,000 13 लाख 554,000 प्लस हमारे पास रो जो है ना कॉलम्स है।
और सॉरी रोज़ है और 60 कॉलम्स है। तो बेसिकली रोज़ और कॉलम्स है, तो इतनी ज़्यादा जो है ना हमारे पास प्रोप्स थी और उसकी जो है ना इंटेंसिटी वैल्यूज़ थी। तो बेसिकली इसने 60 फाइल्स को जो है ना ये इकट्ठा रीड किया और इसकी इतनी ज़्यादा कॉलम्स आ गई, ठीक है। ऐसे डेटा के बारे में बताया था, फिनोटाइप डेटा के बारे में बताया, ठीक है, कि 60 कॉलम्स थी, 60 रोज़ थी और 22 कॉलम्स थी। तो सारा सब कुछ इकट्ठा कर लिया और एक एक्सप्रेशन सेट बना लिया, ठीक है। और इस एक्सप्रेशन सेट का जो है ना नाम है, उसका नाम है रॉ डेटा, ठीक है। तो समझ गए, हमने सब कुछ इकट्ठा ले आया। जब हम एक बेसिकली एसडीआरएफ प्लस ऑल द सेल फाइल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन सेट, ये हमेशा बस सिंपल सी बात है, याद रखिए। अगर हम अपने जो है ना रॉ डेटा के फिनोटाइपिक डेटा को देखना चाहते हैं, तो ये हमारे पास फिनोटाइपिक डेटा है। फिनोटाइपिक डेटा में हमारे पास जो है ना एसडीआरएफ फाइल्स की जितनी भी वो इन्फॉर्मेशन है, उसकी हेडर हमने बता दी। अब बेसिकली हेडर बता दिया, नेम्स दिखा दिए, ठीक है, कि फिनोटाइपिक डेटा के कॉलम नेम्स क्या है, तो ये सब कुछ हमें दिखा दिया। अब एक छोटी सी बात, अब फिनोटाइपिक डेटा में अगर हम ये देखें, तो इसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉलम्स हैं जो हमें नहीं चाहिए। बेसिकली हमें सिर्फ ऐसे कॉलम्स चाहिए, ठीक है, कि वो हमारे पास पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दे दें। हमें अभी कैरेक्टरिस्टिक, सैंपल इन टाइम या जो है ना ब्लड के ये नहीं चाहिए हमारे पास, क्योंकि सब कुछ जो है ना बार-बार रिपीट हो रहा है। हमें ऐसे 1-2-3 कॉलम्स चाहिए जो हमारे लिए इनफ हो और पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन हमें आगे प्रोवाइड कर सके। तो इस मामले में अगर हम देखें, तो हमारे पास जो है ना सोर्स नेम, एरे डॉट डेटा डॉट फाइल और फैक्टर, वैल्यू, डिजीज़, ये 3 कॉलम इस तरह है जो हमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। अगर हम इसको देखें इस तरह, सोर्स नेम ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही हमें पता चलता है, ठीक है, कि बेसिकली इस डेटा में क्या है, ठीक है। तो हम इसको लेंगे, एरर डॉट डेटा डॉट फाइल में सेल फाइल्स की इन्फॉर्मेशन होती है और फैक्टर वैल्यू डिजीज़ में जो है ना नॉर्मल और कोलोरेक्टल कैंसर की फिनोटाइपिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम जो है ना अपनी रो डेटा एक्सप्रेशन सेट में ये जो ज़्यादा कॉलम्स है वो रिमूव कर रहे हैं और सिर्फ ये 3 कॉलम्स ले रहे हैं, क्योंकि ये 3 कॉलम्स ही हमारे साथ काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमें दे सकती है, ठीक है। तो इसके लिए एक छोटा-सा कोड है, बायोबेस को हम कह रहे हैं कि फिनोटाइपिक जो रो डेटा में फिनोटाइपिक डेटा है, उसमें हमें सिर्फ सोर्स नेम, अरे डॉट डेटा डॉट फाइल और फैक्टर वैल्यू डिजीज की कॉलम ले लो और बाकी जो है ना उसको एलिमिनेट कर लो। तो सिंपल ये कोड जब हम रन करेंगे, तो हमारे पास जो है ना रो डेटा से जो एक्स्ट्रा कॉलम्स है वो रिमूव हो गई, सिर्फ 3 कॉलम रह गई, ठीक है। और सोर्स नेम, अरे डॉट डेटा डॉट फाइल और फैक्टर वैल्यू डिजीज की इन्फॉर्मेशन और एक्सप्रेशन वैल्यूज रह गई। इस तरह इधर मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। तो सोर्स नेम है, ठीक है, एक्सप्रेशन वैल्यूज है और अरे डॉट डेटा डॉट फाइल की इन्फॉर्मेशन है और फैक्टर वैल्यू डिजीज की इन्फॉर्मेशन, ठीक है। अगर हमने ये नहीं किया होता, तो हमारे पास वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती, ये वाली भी आ जाती नीचे नीचे से। तो हमने इसको रिमूव किया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं थी। अब बेसिकली हम आगे जाते हैं, तो जो है ना हम एक्सप्रेशन वैल्यूज़ की भी को भी थोड़ा-सा देखें, तो ये हमारे पास ये एक्सप्रेशन वैल्यूज़ है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं क्वालिटी कंट्रोल और इसको log 2 भी कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जितना डेटा है, बेसिकली ये इस डेटा को देखें, 55, 4090, 91, बेसिकली ये जो है ना इसके दरमियान बहुत ज़्यादा गैप है, ठीक है। तो हम अपनी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन वैल्यूज़ को जो है ना log 2 से ट्रांसफॉर्म करेंगे। इसका क्या मतलब है, मैं अभी आपको बताऊँगा। सिंपल हम अब ये कोड थोड़ा-सा रन करते हैं और log 2 ट्रांसफॉर्मेशन की जो असल वजह है, वो मैं आपको जो है ना सिखाऊँगा। अच्छा, हमने जितने भी हमारे एक्सप्रेशन वैल्यूज़ थी, हमने उसको log 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये हमने क्यों किया, इसकी 1, 2, 3 वजह मैं आपको बता दूँ। सपोज़ वी हैव द फॉलोइंग ओरिजिनल जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 ये जीन एक्सप्रेशन वैल्यूज़ है, ठीक है। तो इसके दरमियान जो है ना 10, 10 की जो है ना स्पेस है। 10 से 20 जो है ना इसके दरमियान जो है ना 10 पॉइंट्स है, इसके दरमियान 10 पॉइंट्स है, इसके दरमियान 10 पॉइंट्स है। लेकिन जब हम इसको log 2 से ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो बेसिकली log 2 मल्टीप्लाई 10, तो इसकी वैल्यू 3.32 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4.32 आ जाएगी। तो बेसिकली इसके दरमियान जो है ना काफ़ी डिस्टेंस कम हो गया है, ठीक है। तो आने वाले एनालिसिस में जो है ना जितनी 1-2 वैल्यूज़ के दरमियान डिस्टेंस कम होगा, उतना वो जो है ना अच्छी तरीके के साथ एनालाइज़ होगा। क्योंकि आरकेडी भी थोड़ी-सी आसानी हो जाएगी और हमारी जो रिजल्ट्स होगी वो भी थोड़ी-सी एक्यूरेट आएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतना जो है ना एक हेक्टिक प्रोसेस होगा और एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे और जो जब एनालिसिस परफॉर्म करेगा। बेसिकली हमने एक्सप्रेशन वैल्यूज़ को छेड़ा नहीं है, उसकी जो है ना सिर्फ डायमेंशन कम की है। डायमेंशन गलत बोल दिया मैंने। इसकी हमने जो है ना डिस्टेंस कम की है एक-दूसरे के दरमियान, उसकी डिस्टेंस कम कर दी, ताकि उसकी वेरिएंस कम हो जाए और आने वाले जो है ना एनालिसिस में वो अच्छी तरीके के साथ जो है ना एनालाइज़ हो जाए। So after log 2 transformation, our transform expression values become prominent. ठीक है? Now why we perform this stabilization of variance? In the original expression values, the difference between values are large. जिस तरह मैंने कहा, the difference between 10 and 20 is the same as the difference between 40 and 50. Log 2 transformation helps stabilize the variance. ठीक है? Variance को stabilize करता है, making it easier to compare changes across a wide range of expressions. ठीक है? फिर लास्ट में जब हम कंपेयर करेंगे एक्सप्रेशन वैल्यूज को, तो आसानी के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और अगर दो वैल्यूज के दरमियान बहुत ज्यादा फासला हो, ठीक है, तो उसको कंपेयर नहीं कर सकते हम। लेकिन जब फासला कम हो, तो उसको जो है ना हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं। इसलिए हमने जो है ना log 2 ट्रांसफॉर्मेशन की, हालांकि हमने ओरिजिनल डेटा के साथ कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी कि जो है ना अगर 10 हो या 20 हो, और अगर हमने ट्रांसफॉर्म भी किया तो एक ही मतलब है, लेकिन थोड़ा सा हमने गैप कम कर दिया ताकि उसकी एनालिसिस थोड़ी आसानी के साथ हो जाए, ठीक है। अब बेसिकली हमने सेल फाइल्स को भी अपलोड किया, उसको जो है ना एक्सप्रेशन सेट को भी सेट कर लिया, उस पूरी की पूरी एक्सप्रेशन वैल्यूज की log 2 ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दी। अब इसको थोड़ा सा विजुअलाइज भी करते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं, ठीक है, कि ये नजर किस तरह आता है, ठीक है।
तो बेसिकली ये एक छोटा सा कोड है, ओलिगो से हम कहते हैं कि हम मेरे लिए एक बॉक्स प्लॉट बना दो, ठीक है। और जो रो बॉक्स प्लॉट किसका बना दे, रो डेटा का बना दे, ठीक है। और टारगेट हमारे पास स्कोर होगा, एक्सप्रेशन वैल्यूज होगी, और उस बॉक्स प्लॉट का नाम होगा बॉक्स प्लॉट ऑफ लॉग टू इंटेंसिटी फॉर द रो डेटा, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास एक छोटा सा बॉक्स प्लॉट अपीयर हो जाएगा, ठीक है। जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा ये टाइम लेगा। अगर हम इसको जूम करें तो ये आपको थोड़ा सा मैं सिखा दूंगा, ठीक है। अब इसको देखिए, हर एग्जांपल का ये हम अगर आप इसको काउंट करें तो ये 60 है, ठीक है। हर एग्जांपल का अपना एक बुक स्लॉट है। तो इसका मतलब ये है ना कि थोड़ा सा बुक स्लॉट को भी समझिए, ठीक है। कि इसमें जो है ना ये बुक स्लॉट में ये फर्स्ट क्वार्टाइल है, 50% ऑफ डेटा इधर मौजूद है, 25% ऑफ डेटा इधर, और 25% ऑफ डेटा इधर मौजूद है, ठीक है। अब इसके इस सैंपल में जो है ना 5 और 7 के दरमियान ज्यादा से ज्यादा डेटा आ रहा है, ठीक है। सिर्फ ये यही कह रहा है, ठीक है। एक्सप्रेशन वैल्यू जो है ना 5 और 7 के दरमियान 50% ऑफ एक्सप्रेशन वैल्यूज इधर आ रही है, और इसकी जो है ना सारी एक्सप्रेशन वैल्यूज की मीडियन जो है ना वो इधर मौजूद है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन वैल्यूज हमें बता रहे हैं। अब अगर हम इसको कंपेयर करें, ठीक है, पहले वाले को और लास्ट वाले को कंपेयर करें, ठीक है, तो इसकी पहले वाले की एक्सप्रेशन वैल्यूज 5 और 7 के दरमियान 50% लाई कर रही है, ठीक है। और ये अगर इसको थोड़ा सा कंपेयर कर लें ये वाले को, ठीक है, तो इसकी एक्सप्रेशन वैल्यूज जो है ना 8 तक जा रही है, ठीक है। 50% 8 तक जा रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क है, इससे हमें पता चलता है कि हमारे एक्सप्रेशन वैल्यूज में सैंपल्स के दरमियान थोड़ी सी जो है ना एक्सप्रेशन वैल्यूज में डिफरेंस आ रही है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखें। तो बुक्स प्लॉट से हमें पता चल जाता है, ठीक है, कि हमारे जो है ना एक्सप्रेशन वैल्यूज है वो थोड़ी थोड़ी एक दूसरे से जो है ना अलग तलग है, ठीक है। तो ये रो डेटा की बात हम करें, अभी हमने डेटा को प्री प्रोसेस नहीं किया। प्री प्रोसेस कर अगली वीडियो में मैं करवाऊंगा, तो फिर बुक्स प्लॉट में जो है ना काफी फर्क आ जाएगा, लेकिन सिर्फ हमने अपनी एक्सप्रेशन वैल्यूज को विजुअलाइज कर लिया। अब सेकेंडली हम प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। हम अपनी एक्सप्रेशन वैल्यूज को थोड़े ग्राफिकल तरीके के साथ भी देखते हैं, ठीक है। कि जो हमने केस और कंट्रोल लिया है कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट्स और नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के जो है ना पेशेंट सैंपल्स ली थी, तो वो एक दूसरे के साथ कितना जो है ना मैच कर रहे हैं, तो ये भी हम देखते हैं। इसके लिए एक छोटा सा कोड है, इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन इससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं अब इसको जो है ना एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए ये अभी रन होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किसे कहते हैं, वो एक अलग सा टॉपिक है जो स्टैटिस्टिक्स में जो है ना एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। ये कोड जो है ना पूरी की पूरी एक्सप्रेशन वैल्यूज की प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस करा देती है। पहले वेरिएंस निकाल लेती है, फिर जो है ना कोवेरिएंस निकालती है, फिर इगन वैल्यूज, इगन वेक्टर, और फिर प्रिंसिपल कंपोनेंट निकालती है, ठीक है। बेसिकली ये पूरी का पूरा एक बड़ा कंसेप्ट है कि प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस किसे कहते हैं। लेकिन ये हम इसलिए परफॉर्म कर रहे हैं ताकि हम देखें ना कि हमारा जो नॉर्मल डेटा है और कोलोरेक्टल कैंसर का डेटा है वो आपस में कितना जो है ना एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम ये परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए पहले जो पहला कोड जो है ना पीसीए रो प्रॉम्प्ट टी एक्सप्रेशन रो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि अगर इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूं, तो पीसीए कैलकुलेशन, पीसीए रो, इसका क्या मतलब है? दिस लाइन ऑफ कोड परफॉर्म पीसीए ऑन एक्सप्रेशन डेटा स्टोर्ड इन द वेरिएबल एक्सप्रेशन रो। प्रॉम्प्ट का मतलब है पूरी की पूरी एक छोटी सी कोड में फंक्शन इज यूज्ड टू परफॉर्म पीसीए। ये छोटा सा कोड जो है ना ये एक फंक्शन है जो एक पूरी की पूरी जो है ना पीसीए परफॉर्म कर लेता है। और स्केल को हमने फोर्स कर लिया है, जिसका मतलब है इंडिकेट दैट डेटा इज नॉट स्केल्ड बिफोर पीसीए। वेरिएंस एक्सप्लेन, एक छोटा सा कोड है, इससे हम वेरिएंस निकालते हैं, ठीक है। और पीसीए रो डेव टू कैलकुलेट द वेरिएंस ऑफ ईच प्रिंसिपल कंपोनेंट, और फिर इसको कैलकुलेट पूरी की पूरी कैलकुलेशन कर लेते हैं पीसीए की। उसके बाद जो है ना डेटा फ्रेम बना लेते हैं, और फिर जो प्लॉट हम बनाते हैं इसमें प्लॉट की पूरी इन्फॉर्मेशन है कि हेडिंग क्या होगी, और जो है ना टाइटल क्या होगा, और उसकी जो है ना लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी प्लॉट के बारे में है। तो इसमें इतना बड़ा लॉजिक नहीं है, ये कोड जो है ना हर एक डेटा के लिए सेम ही यूज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये वाला कोड रन करते हैं, और उसके बाद फिर हम एस डी रेशोज करते हैं, और फिर जो है ना पूरे का पूरा प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जिस तरह मैंने बताया था ये प्लॉट बन गया, ठीक है। अगर हम इसको जूम करें, अच्छा, तो ये हमारे पास प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की प्लॉट है। जिस तरह मैंने बताया था नॉर्मल और कोलोरेक्टल कैंसर को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये प्लॉट बन गई। ये देखिए, जो ब्लू है वो नॉर्मल है, और जो रेड है वो कोलोरेक्टल कैंसर है, ठीक है। तो ये कुछ क्लस्टर बनाए हुए हैं, ठीक है। कुछ सैंपल जो है ना कोलोरेक्टल कैंसर के साथ मिलते जुलते हैं, लेकिन ज्यादातर सैंपल जो है ना वो कोलोरेक्टल कैंसर से काफी अलग तलग है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे नॉर्मल और कोलोरेक्टल कैंसर के पेशेंट्स में ये एक्सप्रेशन वैल्यूज में फर्क है। ये भी डेटा प्री प्रोसेस नहीं है, प्री प्रोसेसिंग के बाद जो है ना ये डेटा और भी साफ हो जाएगा, तो फिर जो है ना इसमें ज्यादा से ज्यादा हम जो है ना डिफरेंस बना सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये छोटा सा ट्यूटोरियल था, काफी लेंथी हो गया, लेकिन मैंने जो है ना हर चीज को काफी डिटेल के साथ आपके सामने रखा, ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है, कि असल में ये हो क्या रहा है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द वीडियोस में जब मैं सीख रहा था तो मैंने इतना कुछ नहीं सीखा था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी बता देते हैं, ठीक है, और पूरा का पूरा लॉजिक समझ नहीं आता, क्योंकि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। तो जब मैंने सीखा तो मैंने ध्यान में रखा, ठीक है, कि मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करूंगा ताकि सब कुछ जो है ना इजीली समझ आ जाए, ठीक है। तो आज की वीडियो इतनी थी। हमने ये सीखा कि जो है ना हमारे पास एक्सप्रेशन फाइल्स क्या होती है, एसडीआरएफ फाइल क्या होती है, एक्सप्रेशन सेट के बारे में हमने सीखा, और बेसिकली हम जो सबसे बड़ी चीज़ थी, हमने सेल्फ फाइल्स को रीड कर लिया, ठीक है। और उसको विजुअलाइज करने के लिए हमने प्रिंसिपल कंपोनेंट प्लॉट और बॉक्स प्लॉट बनाया, ठीक है। आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम डेटा को प्री प्रोसेस करते हैं, तो ये भी बताऊंगा कि प्री प्रोसेस क्यों करते हैं, और प्री प्रोसेस करने के बाद जो बॉक्स प्लॉट में बॉक्स प्लॉट और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस की प्लॉट में फिर बनाऊंगा, तो उसमें काफी डिफरेंस आपको नजर आएगी, ठीक है। तो इधर उधर भी मैं बताऊंगा कि ये डिफरेंस क्यों नजर आ गई, ठीक है।
तो सिंपल इज़ दैट जो है ना इस अगर आपको समझ आ गई है तो इस वीडियो को लाइक करें और जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि जो है ना हम अब जो है ना माइक्रो डेटा एनालिसिस के काफ़ी बीच में पहुंच गए हैं, ठीक है? तो आने वाली वीडियोज़ में जो है ना इसको लिंक करके मैं आगे चलूँगा और जो है ना अपनी डेटा एनालिसिस आर के थ्रू जो है ना प्रोसेस करते रहेंगे और आखिर में जो हमें चाहिए डिफरेंशियल एक्सप्रेस जीन्स वो हम निकालेंगे, ठीक है? तो अभी तक अगर आपके पास कोई डेटा मौजूद है और आप जो है ना इसको करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल यही कोड है, यही स्टेप्स है, उसको फॉलो करें। कोई वो एरर नहीं आएगी, अगर एरर आएगी वो भी पैकेज की वजह से आएगी या आपने फाइल पाथ में कोई मसला किया होगा। लेकिन जो सेल फाइल्स की रीडिंग है, ये वही कोड की वजह से, इसी कोड से ही चलेगी आपको, ठीक है? तो इसी कोड को यूज़ करें और अपने जैसे जैसे भी डेटा हो, वो प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। और जिधर फिर कोड जो है ना मैं तब्दील करूँगा, तो मैं आपको सिखाऊँगा कि अगर आपके पास इस तरह का डेटा होगा, तो इस तरह का कोड होगा, अगर आपके पास इस तरह का डेटा होगा, तो उस तरह का कोड होगा, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।